नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। सरकार की तरफ से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास। पहली बार जैविक खेती करने पर किसान को हुआ नुकसान तो सरकार देगी मुआवजा। किसानों को प्रति एकड़ 10 से 12 हजार रुपए का मिलेगा अनुदान। राजनांदगांव महुआ प्रसंस्करण से महुआ खाद्य पदार्थों को मिला बढ़ावा। महुआ के कई खाद्य पदार्थ की बाजारों में बढ़ी है मांग। महुआ की खेती से जुड़े किसानों को अब महुआ की मिल रही है अच्छी कीमत। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं से समूचा उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की चपेट में। मौसम विभाग का अनुमान, जारी रहेगी शीतलहर। कई इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना। श्रम पोर्टल पर आधे से अधिक हुए रजिस्ट्रेशन। श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास ताकि सरकार की योजनाओं को मिल सके सीधा फायदा। योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देगी। इस योजना के पहले चरण के तहत 1000 रुपए श्रमिकों के खाते में किए गए ट्रांसफर। आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सरकार की तरफ से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को रसायन का विकल्प बताया जा रहा है। पहली बार जैविक खेती करने पर किसान को नुकसान होगा, इसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जा रही है। बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1000 एकड़ खेती में जैविक खेती की जा रही है। इनमें से 500 एकड़ जैविक खेती कैपियरगंज में तथा 250 एकड़ पिपराइच एवं सहजनवा में हो रही है। जैविक खेती के काम में जनपद के 472 किसान लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से किसानों को 10 से 12 हजार रुपए अनुदान प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण देगी। इस योजना के पहले चरण के तहत 1000 रुपए श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए गए। योगी सरकार ने महामारी की तीसरी लहर की आशंका के कारण कामगारों को 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। योजना के मुताबिक सोमवार को यानी 4 महीने तक ये भत्ता दिया जाएगा। कुल 2000 रुपए दिए जाने हैं, जिसकी अब 1000 रुपए की किश्त दी जाएगी। इस समय राज्य में रजिस्टर की संख्या 5.90 करोड़ लोगों से अधिक है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या 3.81 करोड़ है। और अगली खबर पे नजर डालते हैं। एक समय था कि महुआ खान पान का प्रमुख उत्पाद हुआ करता था। महुआ के कई तरह के खाद्य पदार्थ बनते थे, पर बदलते समय के साथ महुआ पीछे छूटता चला गया। पर राजनांद में महुआ प्रसंस्करण संस्थान ने महुआ और महुआ से बने उत्पादों को एक नया रूप दिया है, ताकि ग्रामीण जीवन में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके और महुआ से जुड़े हुए किसानों को भी महुआ की अच्छी कीमत मिल सके। पेश है ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की वनधन योजना से राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र में महुआ का मीठा स्वरूप लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ की महिलाओं द्वारा बनाए गए महुआ लड्डू की धूम पूरे देश में हो रही है। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी इनकी जमकर बिक्री हो रही है। हाल ही में राजनांदगांव वन विभाग के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में जय मां फिरंतीन महिला समूह द्वारा 1000 किलो महुआ लड्डू गुड़ फली बनाए गए। अभी हम लोग बना रहे हैं महुआ लड्डू, महुआ आटियास, महुआ स्क्वायर्स और महुआ अचार और महुआ जैम, महुआ चटनी, महुआ कुकीज़ और जामुन चिप्स। हम लोग अभी 15 से 16 महिलाएं काम करते हैं और महीना में 7 से 8 हज़ार का सैलरी हम लोग को मिलता है।
वन विभाग की बंधन विकास योजना के तहत से वनांचल क्षेत्र की महिलाएं महुआ के फूल एकत्र करती हैं और फिर इन फूलों को महुआ प्रसंस्करण केंद्र में लाया जाता है। इस साल दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए महुआ के लड्डू 500 रुपए प्रति किलो की दर से बिके। महुआ के लड्डू में हम लोग ने तिल, फली और गुड़, इन चारों चीज़ों की मदद से हम लोगों ने इन्हें बनाया है। और रायपुर में समय समय पे रायपुर, दुर्ग और दूसरे राज्यों में संजीवनी के माध्यम से इसे सेलिंग किया जा रहा है। पहले अपने परिवार के भरण पोषण के सवाल से जूझती ये महिलाएं आज अपनी मेहनत के बल पर और बंधन की विभिन्न योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ चली हैं। आज ये महिलाएं प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपए कमा रही हैं। महुआ के उत्पादों को बनाने के लिए इन महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इन उत्पादों को बनाने के बाद महुआ प्रसंस्करण केंद्र में बने लैब में इनकी गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। महुआ का सड़ाते हैं तब उसमें नशा आता है, लेकिन हम जो महुआ यूज़ करते हैं फ्रेश महुआ यूज़ करते हैं, तो इसमें फर्मेंटेशन होता नहीं है। तो ये जो रहता है बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इसका प्रोडक्ट। तो लोगों को इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेके इसको सेवन करना चाहिए। भारत के आदिवासी बहुल राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में महुआ के फूलों से शराब बनाई जाती है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल विभिन्न पकवानों व उत्पादों जैसे बिस्किट, अचार, चटनी, शरबत, लड्डू में किया जा रहा है। दिवाली पर हुई बम्पर आई से महिलाओं का हौसला और भी बढ़ गया है और अब ये दुगुने जोश से जुट गई हैं महुआ को अनेकों रूपों में ढाल के सफलता की नई इबारत लिखने में। और पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शीतलहर से 3 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 4 से 5 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालयी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। 4 जनवरी तक यूपी और पंजाब के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग आग भी तापते हुए नजर आए। कुछ अलग करने की चाहत रखने वाले इंसान कभी रिटायर नहीं हुआ करते हैं। आपको एक ऐसी सरकारी सेवा से रिटायर अशोक प्रधान जी से मिलवाते हैं जो सरकारी सेवा से तो मुक्त हुए पर खेती में उन्होंने नए आयाम गढ़ दिए। अशोक प्रधान आधुनिक और अधिक लाभदायी खेती करके पूरे गांव के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। एक निजी कंपनी से मशीनिस्ट के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद अशोक जादव ने अपनी 2 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर खेती शुरू की। वो 1999 से खेती कर रहे हैं और गन्ना, सोयाबीन, हल्दी, टमाटर और तरह तरह की मौसमी सब्जियां उगाते हैं। बाद में उन्होंने जैविक खेती की ओर रुख किया। गन्ने की खेती किफायती होने के लिए मैंने सुपर के नर्सरी का यूज किया है। इसके वजह से मुझे गन्ने की लागत के लिए लगने वाला खर्चे में बहुत सा खर्चा कमती आया है। साथ में मैंने गन्ने के बीच में सोयाबीन बोने से उसका जो मुनाफा हुआ उससे भी मैं फ़ायदे में हूँ। साथ में गन्ने के अंदर का जो खरपतवार है उसके निकालने के लिए मैंने इस यंत्र का उपयोग करने से मुझे लेबर का खर्चा बहुत कम आया। अशोक ने सरकारी विभाग के विभिन्न कृषि विशेषज्ञों की मदद ली और एक साइकिल वीडर बनाया जो फसलों के किनारे के खरपतवारों को काटता है। पहियों में ब्लेड लगे होते हैं जिससे खरपतवार निकल जाते हैं, लेकिन इस वीडर ने फसलों के बीच उगने वाले खरपतवारों को नहीं हटाया। अशोक ने उम्मीद नहीं खोई, वह प्रयोग करते रहे। अगले 2 वर्षों में अशोक ने डिवाइस में कई बदलाव किए। उपकरण को हल्का बनाने के लिए उन्होंने धातु के हैंडल को बांस में बदल दिया। इससे काफी हद तक कमियों को दूर करने में मदद मिली।
इससे पहले 1 एकड़ जमीन पर पूरे दिन काम करने के लिए 10 मजदूरों की जरूरत होती थी, जिसकी लागत करीब 3,000 रुपए प्रतिदिन थी। लेकिन अब वही काम एक अकेला व्यक्ति 2 दिन में करीब 400 रुपए में कर सकता है। इतना अच्छा बढ़िया ये वीडिंग apparatus है जो इजीली वो खेत में काम कर सकता है। युवा पीढ़ी और वो बुजुर्ग फार्मर है, ये अच्छी तरह से काम करता है। उनका गुड़गे का और मनके का जो तकलीफ है वो भी इससे दूर हो जाते हैं। खड़े होके ये काम हो सकता है। अशोक की इस अनूठी डिवाइस से किसानों को पैसा, समय और प्रयास बचाने में मदद मिल रही है। 71 वर्षीय किसान अशोक जादव की यह अनूठी पहल कई युवा किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सतारा से तबस्सुम मलिक के साथ श्रीनिवास डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज सवेरे दिल्ली की वायु गुणवत्ता 381 दर्ज की गई, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में रही। उत्तर पश्चिमी भारत में जारी ठंड और मध्यम गति से जारी हवाओं के कारण प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। 4 जनवरी तक वायु गुणवत्ता में सुधार के कोई आसार नहीं है। लोगों से बाहरी गतिविधियां कम से कम करने की सलाह दी गई है। साथ ही प्रदूषण से बचने के लिए बाहर निकलते समय N95 या फिर P100 टाइप मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है। साल के दूसरे दिन भी दिल्ली समेत समूचे एनसीआर के शहरों की हवा भी बिगड़ी रही। दिल्ली की वायु गुणवत्ता 381 दर्ज की गई और 4 जनवरी तक वायु गुणवत्ता में सुधार के कोई आसार नहीं है। बाहरी गतिविधियों को कम करने के लिए भी कहा गया है। प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। और युवा जब भी बदलाव करने की ठानते हैं तो उसका परिणाम भी बेहतर ही होता है। एक ऐसे ही युवा हितेश शर्मा से आपको मिलवाते हैं, जो लॉकडाउन के समय शुरू की गई पपीते की खेती आज उनकी पहचान बन गई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। बगीचे में ऑर्गेनिक पपीते की खेती करते ये है हितेश दत्त शर्मा। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें ऑर्गेनिक पपीता लगाने की प्रेरणा मिली। दृढ़ संकल्प और कृषि विभाग के सहयोग से उन्होंने जहर मुक्त व औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक तौर पर तैयार किए गए पपीते की सफल खेती कर डाली। हितेश ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ही रेड लेडी पाइवान नामक पपीते की प्रजाति का बीज मंगवाया और लगभग 2 बीघा भूमि पर 400 पौधे रोपित कर अपने व्यवसाय की शुरुआत की। 1 वर्ष के भीतर हितेश को बागीचे में पपीते के पौधे ने फल देना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सीजन में 8 से 10 टन, जबकि अगले वर्ष मार्च तक भी इतना ही पपीते के फल का उत्पादन उनके बगीचे में हो सकता है। हितेश दत्त शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उन्हें राशि भी स्वीकृत हुई, जिस पर सरकार की ओर से 80% अनुदान दिया गया। फार्मिंग करते हुए बहुत मुश्किलों में सामना करना पड़ता है, पर हमारी सरकार है जो कि हमें किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हमारे कार्य हैं उसके लिए हमें सहायता राशि प्रदान करती है। और इसके अंतर्गत मैंने सोलर फेंसिंग लगवाई है, जिसमें करीब 3.25 लाख के आसपास का उसका पूरा जो कि उसका बिल था, उसमें मुझे 85% अनुदान मिला है। और उसके साथ मैंने ड्रिप इरिगेशन लगवाया है, उसमें भी करीब 40,000 का खर्च था, पर उसमें मुझे मिला है 80% अनुदान मिला है। और जिससे कि मैं ये सब कम पैसों में ये सब मैं कर पाया हूँ। मैं अपने नेचुरल सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत मैं खुद फर्टिलाइज़र तैयार करता हूँ, जिसको जैसे घन जीवामृत होता है, फंगस के लिए खट्टी लस्सी की स्प्रे हो गई, दशपर्णी अर्क हो गया इंसेक्ट्स के लिए। तो इस तरह से मैं धरती का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और उसमें मुझे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। और करीब 1 साल हो चुका है इस प्लांटेशन को। उससे मुझे करीब अनुमान है कि 7 से 8 जो टन है मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। हितेश ने शिक्षित युवाओं से आह्वान किया कि वे अन्य प्रदेशों में न जाकर अपने राज्य में ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने स्वरोजगार को शुरू कर बेहतर आय अर्जित भी कर सकते हैं। हितेश दत्त शर्मा ने ग्राहकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी अपने उत्पादों को रजिस्टर किया है और आज वे इस राह को अपनाकर आत्मनिर्भर भी बने हैं।
और आइए अब देखते हैं कि शिमला मिर्च की खेती करते वक्त किसान किस बात का ध्यान रखें। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और आइए अब जान लेते हैं कि देश भर की मंडियों में अनाज का भाव क्या है। मोटे अनाज में शामिल ज्वार एक पौष्टिक अनाज है और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो तथा अन्य ज्वार आते हैं, जिनका पौष्टिक महत्व अधिक है। ज्वार वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ज्वार की फसल से किसान को डबल फायदा होता है। पहले तो अनाज के तौर पर ज्वार को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसे पशुओं के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। भारत ने वैश्विक बाजार में 1,49,926 मीट्रिक टन से अधिक के निहित अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 450 करोड़ 95 लाख रुपए और 60.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान मोटे अनाज का उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नेपाल को किया है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। ज्वार के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 28 दिसंबर को ज्वार का भाव था 2000 रुपए। 29 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2000 रुपए पर टिका रहा। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 2850 रुपए। 29 दिसंबर को इसके सौदे 150 रुपए मजबूत होकर 3000 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में ज्वार का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को इसका भाव रहा 1446 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को भी 1446 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 28 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 2000 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 100 रुपए बढ़कर 2100 रुपए पर पहुंच गया। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 10 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 20,49,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 22,30,000 हेक्टेयर रही थी।
देश में अभी रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। देश के कई राज्यों में तिलहन की बुआई चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों का असर देखने को मिला। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि तिलहन का रकबा 18,92,000 हेक्टेयर बढ़ा है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में तिलहन की बुआई 18,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 83 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 64,73,000 हेक्टेयर ही रही थी। राज्यों में हो रही कुल तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी तक तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुआई बीते साल से पीछे है। वहीं सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 28 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 5,830 रुपए। 29 दिसंबर को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,705 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 6,000 रुपए। 29 दिसंबर को इसके सौदे 1,480 रुपए लुढ़क कर 4,520 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की उमरखेड़ मंडी में सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को इसका भाव रहा 5,700 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को भी 5,700 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की अकलेरा मंडी में बुधवार को सोयाबीन की खरीद 5,950 रुपए पर हुई। बता दें कि साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में सोमवार से नया अध्याय जुड़ा है। 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों का कोविड टीकाकरण शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। किशोरों के टीकाकरण के लिए अभी सिर्फ कोवैक्सीन को ही मंजूरी मिली है। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चों को वैक्सीन की डोज लेने के पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में इस आयु वर्ग के किशोरों की संख्या 1,40,00,000 लक्षित है, जिन्हें कोविड रोधी टीके लगाए जाने हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सूबे में 2,150 टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार के ताजा आदेश के अनुसार अधिकतम 100 लोगों को विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक सामाजिक प्रदर्शनों में केवल 100 लोग ही भाग ले सकते हैं। जयपुर में 3 जनवरी से 9 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में अगले 2 हफ्ते के लिए सभी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी। वकील की मौजूदगी वाली फिजिकल हियरिंग स्थगित रहेगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट सामान्य तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा था। केवल उन मामलों में फिजिकल सुनवाई हो रही थी जिनमें दोनों पक्ष सुनवाई के लिए तैयार थे। पहाड़ी इलाकों में आ रही बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 4 से 5 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालयी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। सोमवार सवेरे दिल्ली की आयु गुणवत्ता 381 दर्ज की गई, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में रही। उत्तर पश्चिमी भारत में जारी ठंड और मध्यम गति से जारी हवाओं के कारण प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। 4 जनवरी तक वायु गुणवत्ता में सुधार के कोई आसार नहीं है। लोगों से बाहरी गतिविधियां कम से कम करने की सलाह दी गई है।
केंद्र सरकार अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन का निर्माण कर रही है, जिसके प्रथम चरण का निर्माण अब अंतिम दौर में है। श्री राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसी यात्री सुविधाओं से सुसज्जित होगा। दूसरे चरण का निर्माण 240 करोड़ की लागत से होगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 साल के सफलतम कार्यकाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री के.जे. अल्फोंस ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक मोदी सरकार की विकास यात्रा से जुड़े सभी क्षेत्रों में हुए सकारात्मक बदलाव की सटीक व्याख्या करती है। इसका विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसकी फॉरवर्डिंग लिखी है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।